दोस्तों, आपको क्या लगता है इंडिया के टॉप 10% लोगों में आने के लिए आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, 50,000? नहीं, आपने बहुत ही ज्यादा सोच लिया है। सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए, यानी कि साल के 3 लाख रुपए। जी हाँ, अगर आप महीने का 25,000 रुपए तक कमा लेते हो तो आप इंडिया के टॉप 10% लोगों में से एक हो। पर आपको पता है कि जो टॉप 1% लोग हैं वो कितना कमाते हैं? 4.5 लाख महीना, जो साल का होता है 55 लाख रुपए। अब सवाल ये आता है कि कैसे 25,000 रुपए कमाने वाला आदमी इंडिया के टॉप 1% लोगों में आ सकता है और एक करोड़पति कहला सकता है। क्या ऐसा करना पॉसिबल भी है या फिर नहीं? अपनी सैलरी से हम क्या करोड़पति बन सकते हैं? शॉर्ट आंसर दूं तो हाँ, ये 100% पॉसिबल है। क्योंकि अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो रोनाल्ड रीड, जो कि साफ सफाई करने की जॉब करता था, वो $8 मिलियन का फॉर्चून बना के नहीं जाता है। साथ ही साथ ग्रेस ग्रोनर, जो कि एक सेक्रेटरी की जॉब करती थी, वो भी $7.2 मिलियन के साथ रिटायर नहीं होती। दुनिया में कोई ना कोई ऐसा सीक्रेट तो जरूर है जो इन लोगों को पता है पर हम लोग नहीं जानते, या फिर ये बहुत ही आम बात है जिसे हम सब इग्नोर कर रहे हैं। चलिए पता लगाते हैं कि प्रैक्टिकली कम से कम सैलरी पर भी हम करोड़पति कैसे बन सकते हैं। सीक्रेट नंबर 1, वेल्थ फॉर्मूला। एक ऐसा वेल्थ फॉर्मूला जो हर किसी के लिए काम करता है, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, चाहे आप महीने के 10,000 कमाते हो या फिर 50,000 रुपए। जो समझदार होते हैं वो इसका यूज करते हैं और अमीर बन जाते हैं, और सभी अमीर लोग इसी का यूज करके और अमीर होते जाते हैं। तो क्या है ये फॉर्मूला? इसे आप इस ग्राफिक से अच्छे से समझ सकते हैं। एक गरीब आदमी को पैसे का रास्ते कुछ इस तरह दिखता है। जैसे ही उनकी सैलरी आती है, उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है तो उनकी इनकम से वो पैसा उनके एक्सपेंसेस में चला जाता है, जैसे रेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल, गाड़ी का इंश्योरेंस, पेट्रोल, टैक्सेस, घर के खर्चे एक्सेट्रा। और इसके बाद जो पैसा बच जाता है वो चला जाता है लाइबिलिटीज में, जैसे गाड़ी की EMI, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, वीकेंड के खर्चे और भी बहुत कुछ। वहीं जो वेल्दी लोग होते हैं, जो अपनी सैलरी से करोड़पति बनते हैं, उनका पैसा कुछ इस तरह ट्रेवल करता है। जैसे उनके पास इनकम आती है तो सबसे पहले वो अपने एक्सपेंसेस पूरे करते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके कोई एक्सपेंसेस ना हो। सरवाइव करने के लिए खर्चा तो करना पड़ता है, पर अपने खर्चों के बाद जो पैसा बचता है, अमीर लोग उन पैसों से लायबिलिटीज की जगह एसेट खरीदते हैं जो उनकी जेब में पैसा डालती है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, बिजनेस, इन सभी में वो इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, बहुत से लोग अपने एक्सपेंसेस पे खर्चा से पहले ही एसेट में इन्वेस्ट कर लेते हैं, SIP बनवा कर या फिर किसी और तरह। वो पे योरसेल्फ फर्स्ट की स्ट्रेटेजी यूज करके भी एसेट खरीदते हैं। पर ये तो बेसिक पार्ट है, इसके बाद जो होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार हम फिर से एवरेज लोगों के मनी पाथ को देखते हैं। एवरेज लोग एक्सपेंसेस से पैसा बचाने के बाद उन पैसों से जो लायबिलिटीज लेते हैं, वो लायबिलिटीज घूम फिर कर उनके एक्सपेंसेस बन जाती हैं। यानी उनके पास पैसा आया, उन्होंने अपने खर्चे पूरे करे, लायबिलिटीज खरीदी, और उन लायबिलिटीज ने वापस उनसे और खर्चा करवाया, और यहाँ जाके उनका कमाया हुआ पैसा गायब हो चुका होता है। वहीं वेल्दी लोग लायबिलिटीज की जगह एसेट खरीदते हैं तो उनका पैसा लायबिलिटीज से होकर एक्सपेंसेस में जाके गायब होने की बजाय एसेट से होकर वापस उनकी इनकम में आ जाता है, जहाँ उनके स्टॉक से उन्हें डिविडेंड मिलता है, बॉन्ड से इंटरेस्ट मिलता है, रियल एस्टेट से रेंटल मिलता है और बिजनेस से प्रॉफिट। सो उनकी सैलरी उनके सारे खर्चों से होते हुए महीने के एंड में खत्म नहीं हो जाती है, ना सेव होकर किसी बैंक में पड़ी रहती है, बल्कि वो एसेट होकर और ज्यादा बढ़कर आती है, और ये साइकिल चलती रहती है। और यही वो एक रीजन है जिससे अमीर और अमीर होता जाता है। नाउ अब मैं इस फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ कि आपको लायबिलिटीज बिल्कुल खरीदनी नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि एक अच्छी और खुश लाइफ जीने के लिए आपको एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है, पर अपने फ्यूचर को सेक्रीफाइस करके आज एंजॉय करना अच्छा डिसीजन नहीं है। अगर आपको कोई महंगी चीज खरीदनी है, कोई गाड़ी, फोन या फिर कोई लायबिलिटी चाहिए, तो सबसे पहले ऐसे एसेट्स बनाओ जो आपके उन लायबिलिटीज के लिए पे कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब रॉबर्ट कियोसाकी अपने लेट 20s में थे, वो एक पोर्श खरीदना चाहते थे। वो अपनी जॉब में अच्छा अर्न भी कर रहे थे, जहाँ वो जेरोक्स कंपनी के सेल्समैन थे, पर अपनी सेल्स कमीशन से यूज करके इस पोर्श की मंथली पेमेंट करने की बजाय उन्होंने अपने इन पैसों को कुछ प्रॉपर्टीज को खरीदने में डाउन पेमेंट के लिए यूज करा और बाकी का लोन ले लिया। पर उन्होंने उस कार को तभी खरीदा जब उन्हें उनकी रेंटल प्रॉपर्टी से इतनी इनकम आने लगी जिससे कि उनका लोन भी चुकता हो जाए और उनकी पोर्श की मंथली पेमेंट भी कवर हो जाए। सीक्रेट नंबर 2, ऑलवेज इन्वेस्ट। जिन लोगों की सैलरी बहुत कम होती है, उनमें से ज्यादातर लोग हमेशा एक मिस्टेक करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सैलरी बहुत कम है, इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जब उनकी इनकम अच्छी खासी हो जाएगी, उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, तब वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, जिस बात में कोई लॉजिक नहीं है।
क्योंकि इन्वेस्ट करने का पर्पस है आपके पैसों को ग्रो करना है। अब चाहे आप 1000 रुपए ग्रो करवाना चाहते हो या फिर 10,000 रुपए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सैलरी कितनी भी हो, आपको बस इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। अगर रोनाल्ड रीड भी यही सोचते कि मैं तो एक गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, मेरी फैमिली के पास कोई पैसे नहीं है, मैं अच्छी एजुकेशन भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ये साफ सफाई का काम करके मेरी जो थोड़ी बहुत इनकम होती है इससे मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। वो साल के $20,000 से भी कम कमाते थे, जो यूएसए के हिसाब से बहुत कम इनकम है, पर फिर भी वो इस इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इतनी कम सैलरी में अगर वो कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहे तो आगे जाके वो एक मिलियनियर बन जाएंगे। पर आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो? आपको अपने पैसों को ग्रो करना है तो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो ग्रो होती जा रही हैं। इन्हें आपको ढूंढने की भी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स में आपको रेडीमेड बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज मिल जाएगी। आपको इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। निफ्टी 50 का कोई अच्छा सा इंडेक्स फंड ढूंढो जहां से आपको कम से कम 15% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा, क्योंकि लास्ट 20-25 सालों में निफ्टी में यही एवरेज रिटर्न दिया है। और बस कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते जाओ। पर साथ ही साथ याद रहे, अमीर बनने में आपकी एज बहुत ही बड़ा फैक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और आप अपनी सैलरी का यूज करके 65 की एज तक करोड़पति बन के रिटायर होना चाहते हो, और अगर आप 20 साल से शुरू करते हो तो 65 की एज तक आपको सिर्फ 500 रुपए हर महीने निफ्टी 50 का इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, जहां 15% का रिटर्न के हिसाब से 40 साल बाद आपके पास 1,57,01,878 रुपए होंगे। वहीं अगर 30 की एज में शुरू करते हो तो यही अमाउंट पाने के लिए आपको हर महीने 2,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, और अगर 40 की एज में शुरू करो तो आपको 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने होंगे, और 50 की एज में 50,000 रुपए। तो आपने देखा कि टाइम के साथ नंबर कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आपकी अभी जो भी एज है, जितनी भी सैलरी है, उसके अकॉर्डिंग कम से कम 1,000 रुपए से तो स्टार्ट कर ही दो, और फिर धीरे धीरे इस अमाउंट को बढ़ाते जाओ। सीक्रेट नंबर 3, सेविंग रेट। हम सभी लोग कंपाउंडिंग के पावर को जानते हैं। अगर आप वॉरेन बफेट की एज और उनकी वेल्थ को चार्ट को ड्रॉ करोगे तो वो कुछ इस तरह दिखेगा, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर है इससे। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का ग्राफ, जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देता है। इसलिए ज्यादातर लोग बस इसी पर फोकस करते हैं। उन्हें बस अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न से मतलब होता है। पर जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी ज्यादा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उनकी सेविंग रेट, यानी आप अपनी सैलरी का कितना % सेव करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी 50,000 की इनकम से हर महीने 2,500 रुपए सेव कर रहे हो तो आपकी सेविंग रेट हुई 5%। पर क्या होगा अगर आप अपनी सेविंग रेट को बढ़ा दो तो? चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, पोको और लोको। दोनों की सैलरी 50,000 रुपए महीना है। जहां पोको अपनी सैलरी का 1% सेव करता है, पर उसको इस सेविंग पे 10% का रिटर्न मिलता है। वहीं लोको अपनी इनकम का 10% सेव करता है, पर उसको सिर्फ 1% का ही रिटर्न मिलता है। आपको क्या लगता है कि 30 साल के बाद किसके पास ज्यादा पैसे होंगे? चलिए देखते हैं। 30 साल तक 10% के एनुअल रिटर्न के रेट पर हर महीने सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करने से पोको के पास होंगे 11,39,663 रुपए। वहीं लोको ने हर महीने अपनी इनकम का 10% सेव करा, यानी 5,000 रुपए, पर उसको मिले सिर्फ 1% रिटर्न। पर 30 साल बाद उसके पास हुए टोटल 20,99,890 रुपए। तो देखा आपने कैसे अपनी सेविंग रेट बढ़ाने पे आप 1% रिटर्न से भी 10% रिटर्न वाले को पीछे छोड़ सकते हैं। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन्वेस्टिंग रिटर्न पे आपका कंट्रोल नहीं है। निफ्टी ने लास्ट 25-30 सालों से 15% का रिटर्न दिया है। इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि आगे हमें भी इतने ही मिलने के चांसेस है। पर सच तो ये है कि फ्यूचर किसने देखा है? ना आपने ना मैंने। और फ्यूचर पे हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है। जिसपे हमारा कंट्रोल है वो है हमारी सेविंग रेट। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम फ्यूचर में कितने रिटर्न्स मिलेंगे, पर अगर हमें कम से कम रिटर्न्स भी मिले तो हम अपनी सेविंग रेट को कंट्रोल करके उसे बढ़ा के 1 करोड़पति बन के रिटायर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 3 सीक्रेट जिससे आप अपनी सैलरी से करोड़पति बन सकते हो। पर स्टिल इन सीक्रेट्स को पता चलने के बाद भी बहुत से लोग इसे अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर इतना डिसिप्लिन ही नहीं होगा। दोस्तों मैं जानता हूँ कि बहुत कम सैलरी पे करोड़ों की वेल्थ बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो सकता है, पर थोड़े से डिसिप्लिन और खूब सारे पेशेंस के साथ ये पूरी तरह पॉसिबल है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।